नेशनल इनकम बोर्ड में 10 से 12 नंबर का आता है कि 4 चैप्टर मिला के 1 यूनिट बनता है। और आज वी आर गोइंग टू डू वन एंटायर वन शॉट ऑफ नेशनल इनकम। इसमें हम चारों चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करेंगे, विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी है, आपको पता है, वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू डू 1 or 2 न्यूमेरिकल्स ऑफ ईच मेथड सो यू गेट एन आइडिया। हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज एक्साइटेड। मैं साहिल जैन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वन शॉट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बोर्ड्स में 10 से 12 नंबर का आता है। ये 4 चैप्टर मिला के 1 यूनिट बनता है। और आज वी आर गोइंग टू डू वन एंटायर वन शॉट ऑफ नेशनल इनकम। इसमें हम चारों चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करेंगे, विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी है, आपको पता है, वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू डू 1 or 2 न्यूमेरिकल्स ऑफ ईच मेथड सो यू गेट एन आइडिया। बाकी अगर आपको और डिटेल में जाना है देन यू कैन परचेज आर पेड कोर्सेज। उसमें हमने डिटेल में लॉजिकली ईच एंड एवरी मेथड हैज बीन कवर्ड। Today, without much ado, let's cover all the 4 chapters of national income, and I hope and I am promise कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ आएगा ही आएगा। So without much ado, let's start circular flow of income. What is circular flow of income? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताता है कि आपके इकोनॉमी में इनकम कैसे ट्रांसफर होती है। तो सबसे पहले हम मेहनत करते हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं, तो देयर इज प्रोडक्शन फेज जहाँ पे इनकम जनरेट होती है। अगर मुझे पैसे कमाने हैं तो सबसे पहले मुझे काम करना पड़ेगा। ऑलराइट, आपके पापा को पैसे कमाने हैं तो वो काम करने जाते हैं, वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। आई नीड टू टीच यू, देन ओनली आई विल गेट माई सैलरी। सो प्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू जनरेट इनकम। तो एक बार इकोनॉमी इनकम जनरेट कर लेती है, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट कमा लेती है, वो रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो भी वो इनकम कमाएगा वो रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट के फॉर्म में लोगों को देगी, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर को देगी, एंड एवरीवन विल गेट देयर इनकम। सो देन देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एवरीवन विल गेट देयर इनकम। एक बार मुझे इनकम मिल जाएगा, मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको खर्चा करूंगा। आई विल स्पेंड इट एंड देयर विल बी एक्सपेंडिचर। आई विल डिस्पोज दैट इनकम, और ये इनकम घूम फिर के कहाँ चले जाएगा, इट विल अगेन गो बैक टू द प्रोडक्शन फेज, क्योंकि मैं गुड्स एंड सर्विसेज तो यहीं से खरीदूंगा। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्शन करूंगा, एंड इन प्रोडक्शन आई विल जनरेट द इनकम। जैसे ही मैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता हूँ, मेरी इनकम जनरेट हो जाती है। वो एक फर्म की इनकम जनरेट होने के बाद वो फर्म डिस्ट्रीब्यूट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट, और सबको उनकी इनकम मिल जाती है। और ये इनकम वो इंसान वापस खर्चा करता है, एंड इट विल अगेन गो बैक टू द प्रोडक्शन फेज। तो प्रोडक्शन होता है फर्म में, और फर्म कमा के बाद वो इनकम लेके जाता है हाउस होल्ड, अपने घर में। हाउस होल्ड वापस खर्चा करता है और वो पैसा वापस प्रोडक्शन फेज के पास चले जाता है, एंड दैट्स हाउ द इनकम गेट्स सर्कुलेटेड इन अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। Circular flow of income refers to a cycle, क्योंकि वो एक cycle of generation of income in the production phase, its distribution among factors of production in the second phase, and finally its circulation from household to the firm in the form of consumption expenditure on goods and services. तो ये बेसिकली एक साइकिल था जहाँ पे आप इनकम जनरेट करते हो प्रोडक्शन फेज में, वो इनकम जो आप जनरेट करते हो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर को आप देते हो रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट इन द सेकेंड फेज विच इज इनकम फेज, और फिर वापस हाउस होल्ड उसको खर्चा करता है और फर्म को देता है। ये खर्चा कौन सा होता है, दिस खर्चा इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर आप कंज्यूम, फाइनली कंज्यूम करने के लिए गुड्स खरीदते हो, उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट या एसेट खरीदते हो, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। हाउस होल्ड हमेशा कंज्यूम ही करेगा, सो दैट बिकम्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फर्म अगर बिल्डिंग खरीदता है, फर्म अगर मशीन खरीदता है, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में यूज होता है। बट हाउस होल्ड जो भी गुड्स खरीदता है वो अल्टीमेट कंजम्पशन पर्पज के लिए खरीदता है, तो उसके खर्चे को हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, एंड दैट बिकम्स अ डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पूरी की पूरी सेक्टर्स को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, household, firm, government and foreign sector. So there are 4 sectors in the economy: household, firm, government and foreign sector.
हाउस होल्ड आर द यूनिट्स हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, तो हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है. फर्म आर द यूनिट्स हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. गवर्नमेंट वेलफेयर के बारे में सोचता है, इकोनॉमी को रन कैसे करनी है, लोगों की भलाई कैसे होगी, वो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के हाथ में है. और हमारे कंट्री के बाहर वाले सेक्टर्स को हम फॉरेन सेक्टर बोलते हैं. तो पूरी इकोनॉमी को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, विच इज हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर. हमारे सिलेबस में 2 ही सेक्टर्स है, विच आर हाउस होल्ड एंड फर्म. सो इन आवर सिलेबस देयर आर ओनली 2 सेक्टर मॉडल, देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स विच आर हाउस होल्ड एंड फर्म. तो अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बात करें, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड्स और फर्म्स ही होते हैं. इसके 2 बेसिक असम्पशन है. आपको पता है इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आपको असम्पशन के बिना आप नहीं पढ़ सकते, बिकॉज इट डील्स विद इकोनॉमी, इट डील्स विद ह्यूमन एंड ह्यूमन इज वेरी वेरी डायनामिक. तो ऑटोमेटिकली इसमें 2 असम्पशंस है. पहला असम्पशन है, देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी विच आर हाउस होल्ड्स एंड फर्म. रियल लाइफ में तो 4 है, बट हमने अज्यूम किया देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स विच आर हाउस होल्ड एंड फर्म. और दूसरा असम्पशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट देयर इज नो सेविंग्स. जो भी पैसा कमाया वो आपको खर्चा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने सेव कर लिया तो इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं होगा और हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं पढ़ पाएंगे. तो इट इज अज्यूम्ड कि जितना भी पैसा कमाते हो सारा का सारा आप खर्चा करते हो. सो देयर इज नो सेविंग्स. हाउस होल्ड कौन होते हैं? दे आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. हाउस होल्ड के पास होता है एंड दे कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज. फर्म्स आर द यूनिट्स हु अंडरटेक प्रोडक्शन. फर्म प्रोडक्शन करता है और वो गुड्स को हाउस होल्ड को बेचता है. तो हमने अज्यूम किया दैट देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स विच आर हाउस होल्ड एंड फर्म. देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स, हाउस होल्ड एंड फर्म. सबसे पहले काम करने के लिए मैं घर से फर्म में आऊँगा, पापा भी घर से फर्म में काम करने जाएंगे. लैंड भी किसी ओनर का होगा जो लेबर को जो फर्म में लगाया जाएगा. सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गोज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म. फ्री में तो ये काम करेंगे नहीं, तो फर्म हैज़ टू प्रोवाइड फैक्टर पेमेंट्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट टू दी हाउस होल्ड. तो काम करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म में जाएगा, फिर फर्म फैक्टर पेमेंट्स करेगा टू दी हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. ये काम करने जाएंगे तो ये टाइम पास तो करेंगे नहीं, ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे फर्म में, एंड दैट गुड्स एंड सर्विसेज विल बी सोल्ड टू दी हाउस होल्ड. अगेन फ्री में बेचेंगे नहीं, हाउस होल्ड हैज टू मेक पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. फिर ये काम करने जाएंगे, फिर इनको पैसा मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स. फिर ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके फर्म को बेचेंगे, हाउस होल्ड को बेचेंगे, एंड हाउस होल्ड विल मेक पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. ऐसे इकोनॉमी में इनकम घूमती रहेगी between 2 sectors which are households and firm. That becomes circular flow of income. It is very very important topic, 100% chances of coming in the exam. Alright, now there are 2 concepts which is stock and flow. There are 2 variables, one is stock variable and the other is flow variable. Stock variable are variable which is measured at a particular point of time. किसी भी चीज़ को आप एक particular point of time पे measure कर सकते हो, that becomes stock variable. And flow variable are variable which is measured over a period of time, over 1 minute, over 1 day, over 1 month, over 1 year. All this becomes your flow concept. तो आज इस क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, that becomes your stock variable. I can measure at a particular point of time. मेरे बैंक में कितना पैसा है, I can measure at a particular point of time. So bank balance becomes stock concept. बट पूरे महीने में कितना प्रोडक्शन हुआ, पूरे दिन में कितना प्रोडक्शन हुआ, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितने साल भर में बढ़ी, तो पॉपुलेशन ग्रोथ बिकम्स योर फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि इट इज मेजर्ड ओवर एन एंटायर ईयर, ओवर एन एंटायर डे, ओवर एन एंटायर मंथ. बट हमारे कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है वो मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकता हूँ थ्रू सेंसस ऑफ इंडिया. So stock variables are variables which are measured at a particular point of time, and flow variables are variables which is measured over a period of time. क्योंकि stock में over a period of time होता है तो it has time dimension, but stock does not have time dimension. Stock एक particular point of time पे measure होता है तो वो change नहीं होता, it is a static concept, but flow is a dynamic concept which keeps on changing. जैसे बैंक बैलेंस एग्जाम्पल है, मनी सप्लाई, इकोनॉमी में कितना पैसा घूम रहा है वो आरबीआई एक बार में बता सकता है. नेशनल वेल्थ, हमारी कंट्री की संपत्ति कितनी है. नाउ इनकम इज ओवर अ मंथ, मैं महीने भर का कमाता हूँ, मैं महीने भर का खर्चा करता हूँ, मैं महीने भर का सेव करता हूँ. सो इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स बिकम फ्लो. ये सेविंग्स पैसा भर भर के मेरी संपत्ति बनती है जिसको मैं बोलता हूँ वेल्थ. तो मेरे पास वेल्थ कितना है, दैट आई कैन मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. सो वेल्थ बिकम स्टॉक कॉन्सेप्ट. प्रॉफिट साल भर का, लॉस साल भर का, सेविंग्स महीने भर का, प्रोडक्शन, पॉपुलेशन ग्रोथ,
ये सारा फ्लो कॉन्सेप्ट बन जाता है. So these are the two very important concepts, which is stock and flow. All right. नेक्स्ट, फ्लो दो तरीके के हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो. हमने किया था हाउस होल्ड ऑफ फर्म. सबसे पहले हाउस होल्ड फर्म के पास जाएगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ट्रांसफर करेगा. फिर फर्म प्रोवाइड करेगा फैक्टर पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. फिर हाउस होल्ड जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड को बेचेगा, एंड हाउस होल्ड विल मेक पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. ये हमने पढ़ा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अंडर टू सेक्टर मॉडल. इसमें जितने भी ये ऑरेंज एरोज है ये बन जाते हैं हमारे रियल फ्लो, और जितने भी ब्लू एरोज है ये बन जाते हैं हमारे मनी फ्लो. रियल फ्लो में रियल गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर होता है, और मनी फ्लो में मनी ट्रांसफर होता है. तो अगर आप देखो ऑरेंज एरो में हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द फर्म, तो सबसे पहले लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये ट्रांसफर होगा, एंड दिस विल बिकम रियल फ्लो, क्योंकि रियल गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर होगा. In return, the firm will make factor payments to the household. ये मनी फ्लो है, इसमें पैसा ट्रांसफर होता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. फिर फर्म प्रोवाइड करता है गुड्स एंड सर्विसेज, अगेन गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं, तो ये रियल फ्लो बना. In return, the household will make payment for goods and services. This becomes money flow. तो अगर मैं सिर्फ ऑरेंज एरो को बात करूं तो वो रियल फ्लो बनता है. इनका डेफिनेशन भी यही है. ऑलराइट, रियल फ्लो आर द फ्लो इज अ सिचुएशन, रियल फ्लो इज अ सिचुएशन जहाँ पे हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द फर्म, कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच अ फर्म प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड. तो अगर आप देखो हमने सिर्फ ऑरेंज एरो के बारे में बात किया. रियल फ्लो refers to a situation where household provide factors of production to the firm, corresponding to which the firm provide goods and services to the household. मनी फ्लो में पैसा ट्रांसफर होता है, पैसा सबसे पहले फर्म से आता है in the form of factor payments to the household, corresponding to which household make payment for goods and services. इसको हम कौन सा खर्चा बोलते थे? We call it consumption expenditure, क्योंकि household consume कर रहा है goods and services. इसमें मनी गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर होता है. मनी फ्लो में पैसा ट्रांसफर होता है, तो मनी ट्रांसफर होता है. रियल फ्लो होता है तो इट इज मोर डिफिकल्ट टू ट्रांजैक्ट, क्योंकि बार्टर सिस्टम होता है. जो मैं बेच रहा हूँ वही उनको चाहिए, और जो वो बेच रहे हैं वही मुझे चाहिए, तो ही हमारे बीच में एक्सचेंज हो सकता है गुड्स एंड सर्विसेज. तो रियल फ्लो डिफिकल्ट है. मनी फ्लो ईजी है, मैं किसी को सामान बेचूंगा, वो मुझे पैसा देगा और उस पैसे से मैं कुछ और खरीद लूंगा. तो इट इज लेस डिफिकल्ट टू ट्रांजैक्ट और एक्सचेंज बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी. रियल फ्लो का दूसरा एग्जाम्पल फिजिकल फ्लो, और मनी फ्लो का दूसरा एग्जाम्पल नॉमिनल फ्लो. खाली ऑरेंज एरो बनाओगे तो वो डायग्राम बन जाएगा, और खाली ब्लू एरो बनाओगे तो मनी फ्लो का डायग्राम बन जाएगा. आई होप एवरीवन इज क्लियर. ऑलराइट, दैट बिकम्स योर फर्स्ट चैप्टर, जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया. हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा, उसमें 3 फेजेस पढ़े, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज. प्रोडक्शन फेज में देयर इज जनरेशन ऑफ इनकम, मैं इनकम जनरेट करता हूँ, उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ इन द इनकम फेज, और सबको इनकम मिलती है, विच इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एंड दैट मनी गेट्स डिस्पोज्ड इन द एक्सपेंडिचर फेज, और वो पैसा वापस फर्म के पास जाता है. फिर हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 4 सेक्टर्स है वैसे इकोनॉमी में, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर. बट हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही सेक्टर्स है, हाउस होल्ड एंड फर्म. सबसे पहले हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द फर्म, फिर फर्म प्रोवाइड करता है फैक्टर पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस टू द इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट टू द हाउस होल्ड. फिर इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हेल्प से फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके फर्म हाउस होल्ड को बेचता है, एंड हाउस होल्ड मेक पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. फिर हमने स्टॉक और फ्लो के बारे में पढ़ा. स्टॉक इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इस फ्लो को हमने 2 तरीके से पढ़े, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो. रियल फ्लो वो ऑरेंज एरो से जहाँ पे सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर होता है, और मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं, जिसमें नॉमिनल वैल्यू या पैसा ट्रांसफर होता है, विच वॉज ब्लू एरोज. आई होप द फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी वेरी ईजी, आपको समझ आया होगा. विदाउट मच डिले लेट्स गो टू द सेकेंड चैप्टर, विच इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट है आपका फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम. फैक्टर इनकम क्या होता है? कोई भी इनकम अगर आप मेहनत करके कमाओ, अगर आप प्रोवाइड करो सर्विस और उसके बदले आपको पैसा मिलता है, दैट बिकम फैक्टर इनकम. एनी इनकम दैट यू अर्न बाय पुटिंग एफर्ट्स, बाय डूइंग एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकम फैक्टर इनकम.
मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे मेरी सैलरी मिलेगी, दैट बिकम्स फैक्टर इनकम। आपके पापा काम करने जाते हैं, वो प्रॉफिट लेके आते हैं, इवन दैट बिकम्स फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो बिना मेहनत करे आपको पैसा मिल जाता है, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज। ऑलराइट, पॉकेट मनी। आप सुपुत्र हो या कुपुत्र हो पुत्र ही, आपने कोई सर्विस नहीं दी अपने पापा मम्मी को, तो फिर भी आपको पैसा मिलता है, दैट बिकम्स योर ट्रांसफर इनकम। बुआ चाचा, अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो भाई बहन के पैर छुएगा तो ऑटोमेटिकली पैसे मिलेंगे, तो दैट बिकम्स योर ट्रांसफर इनकम। आपने कोई सर्विस नहीं दी है। So that is the difference between factor income and transfer income. Factor income are income which are received by the factors of production, which are received by the factors of production for providing, rendering their services in the production process. Transfer income are income which are received without rendering any services, without providing any services. हम सिर्फ फैक्टर इनकम को डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हुए इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफर इनकम को नहीं करते, क्योंकि ट्रांसफर इनकम फैक्टर इनकम से ही आता है। आपके पापा प्रॉफिट कमाते हैं, उसी में से आपको पॉकेट मनी देते हैं। अगर हम दोनों को इंक्लूड कर देंगे तो पापा वो पॉकेट मनी डबल बार काउंट हो जाएगा, पापा के इनकम में भी हुआ, आपके इनकम में भी हुआ। तो हम सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं करते। फैक्टर इनकम मेहनत से कमाते हो तो इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। ट्रांसफर इनकम सिर्फ मिल जाता है आपको, सो इट्स अ रिसीट कॉन्सेप्ट। फैक्टर्स इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ट्रांसफर इनकम हाउस होल्ड को मिलता है और गवर्नमेंट को मिलता है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है। ऑल दिस बिकम्स योर ट्रांसफर इनकम। एग्जाम्पल दिया हुआ, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, पॉकेट मनी, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन क्या होता है? एक इंसान जब एक उम्र की हो जाती है और अगर उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता तो गवर्नमेंट उनको पैसा देता है ताकि वो आगे की जिंदगी जी सके, दैट बिकम्स ओल्ड एज पेंशन। अगेन उन्होंने कोई सेवा नहीं करी है, उन्होंने कोई सर्विस नहीं करी है, it becomes transfer payment. Alright, that becomes your first concept. Your next concept becomes final goods and intermediate goods. Final goods वो goods होते हैं which are either used for consumption purpose or for investment purpose. अगर आप कोई भी goods consume करने के लिए खरीदते हो या invest करने के लिए खरीदते हो, सिर्फ इसी दो पर्पस के लिए आप फाइनल गुड्स होता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली कंज्यूम हो जाता है। तो घर वाला हाउस होल्ड कुछ भी खरीदे, घर, बंगला, गाड़ी, रोटी, कपड़ा, मकान, कुछ भी खरीदे, ये बन जाता है उनका फाइनल गुड्स, क्योंकि वो अल्टीमेट कंज्यूम करने के लिए खरीद रहे हैं। और फर्म अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कुछ भी खरीदे, कोई एसेट बना ले, फिक्स्ड एसेट, तो उसको वो बोलता है फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो रीसेल पर्पस के लिए खरीदा जाता है या फिर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, सेम साल में आप वापस गुड्स प्रोड्यूस करने वाले हो। बेसिकली रॉ मटेरियल आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। तो एक रिटेलर ने होलसेलर से सामान खरीदा और कस्टमर को बेचेगा तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगा। और अगर आप रॉ मटेरियल खरीदते हो ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट हो जाए इन द सेम ईयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन द सेम ईयर, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स बनता है। ऑलराइट, तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ईदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन पर्पस और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। हम सिर्फ फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड ही होगा। फाइनल गुड्स रेडी है तो उसमें और कोई वैल्यू एडिशन की ज़रूरत नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स में कुछ और वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत है, अभी प्रोडक्शन प्रोसेस बाकी है। फाइनल गुड्स की डायरेक्ट डिमांड होती है, आप डायरेक्टली जाते हो, डिमांड करते हो, मुझे 5 शर्ट चाहिए, मुझे 10 शर्ट चाहिए, मुझे एक घर चाहिए, तो आप जाके डायरेक्टली डिमांड करते हो। आपकी डिमांड के अकॉर्डिंगली रॉ मटेरियल की डिमांड होती है, लेबर की डिमांड होती है। सो इंटरमीडिएट गुड्स हैव डिराइव्ड डिमांड बिकॉज द डिमांड डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका होता है क्योंकि वो रेडी होता है फॉर कंजम्पशन। इंटरमीडिएट गुड्स स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, क्योंकि इसमें अभी भी काम करना बाकी है। एग्जाम्पल, ऑलराइट, लेट्स टेक वेरी फेमस एग्जाम्पल। अगर मैंने अपने घर के लिए एसी खरीदा तो वो फाइनल गुड्स बनेगा कंजम्पशन पर्पस, क्योंकि मैंने घर के लिए खरीदा। मैंने अपने क्लास के लिए एसी खरीदा, अपने स्टूडियो के लिए एसी खरीदा, दैट बिकम्स फाइनल गुड्स इन्वेस्टमेंट पर्पस। पर अगर क्रोमा एसी खरीदता है तो वो बन जाता है इंटरमीडिएट गुड्स रीसेल पर्पस। वैसे एक मिठाई वाला अपने घर के लिए मिठाई मैं खरीदता हूं तो फाइनल गुड्स कंजम्पशन पर्पस।
ऑलराइट, दूध मैं खरीदता हूँ, फाइनल गुड्स कंजम्पशन पर्पस। दूध एक मिठाई वाला खरीदता है तो फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स फर्दर प्रोडक्शन। और अगर दूध एक डेयरी शॉप वाला खरीदता है तो इंटरमीडिएट गुड्स रीसेल पर्पस। ना व्हाई इन द सेम ईयर, क्योंकि जो गुड्स रेडी नहीं होते हैं पर उसको उतना बनाने के लिए तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा होगा, तो उतना इनकम जनरेट हुआ होगा, तो हम उसको फाइनल गुड्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगर वो फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर नहीं हुआ तो वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं कहलाया जाएगा, वो फाइनल गुड्स कहलाया जाएगा। ऑलराइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन विच इज कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? वो अल्टीमेटली कंज्यूमर खरीदता है फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज नीड्स एंड वांट्स। सो कोई भी गुड्स एक कंज्यूमर खरीदता है ताकि उनकी नीड्स और वांट्स सेटिस्फाई हो सके, दैट बिकम्स कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, मुझे भूख लगी है, मैंने वड़ा पाव खरीदा, वड़ा पाव बिकम्स माई कंज्यूमर गुड्स। मुझे प्यास लगी है, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, पानी पी लिया, सो कोल्ड ड्रिंक या पानी बिकम्स माई कंज्यूमर गुड्स। एनी गुड्स दैट इज परचेज बाय द कंज्यूमर for satisfaction of his wants becomes consumer goods. All right. So those goods which satisfy the wants of the consumers directly are known as consumer goods. ये चार तरीके के हैं: ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं which can be used again and again and again and again to satisfy your want. आप एक गुड्स को बार बार यूज करते हो तो उसको हम ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। जैसे फ्रिज खोला बन गया, फोन खोला ऑन किया बंद किया। ऑल राइट, ऑल दिस बिकम्स ड्यूरेबल गुड। टीवी, वॉशिंग मशीन, ड्यूरेबल गुड विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। नाउ व्हाट इज कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम? आपके लिए शायद कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम 1 साल होगा, मेरे लिए 3 साल होगा। मैं 3 साल में फोन चेंज करता हूँ, मैं 1 साल में करते हो। तो डिपेंडिंग ऑन द पर्सन द टाइम पीरियड चेंजेस, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। आप उसको थोड़े टाइम तक ही यूज कर सकते हो, जैसे टी शर्ट, शूज फट जाएगा, फेड हो जाएगा, लूज हो जाएगा, कलर चले जाएगा, ट्रेंड से बाहर हो जाएगा, तो आप उसको थोड़े टाइम तक ही यूज करते हो, दैट बिकम सेमी ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स विच कैन बी यूज फॉर अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, एक ही बार यूज करते हो और खत्म हो जाता है, दैट बिकम्स योर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। वड़ा पाव खाया खत्म, पानी पिया खत्म। तो कोई भी गुड जो एक बार आप कंज्यूम करते हो एंड यू कैन नॉट यूज इट अगेन, दैट बिकम्स योर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। एंड ऑल द इनटैंजिबल एक्टिविटीज आर नोन एज सर्विसेज, जैसे बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, ये भी कंज्यूमर कंज्यूम करता है टू सेटिस्फाई हिज वांट्स डायरेक्टली, तो वो भी कंज्यूमर गुड्स बना, बट दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। तो अगर आप ध्यान से देखो, कंज्यूमर गुड्स 4 तरीके के हैं। पहले तो कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, and it is of 4 types: durable goods, semi durable goods, non durable goods and services. All right, next becomes your producer goods, capital goods. Capital goods are those goods. What are capital goods? जो प्रोडक्शन में यूज हेल्प करते हैं, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे कैपिटल गुड्स होते हैं। इट हेल्प यू इन प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो कहना इससे ये सारे इन्वेस्टमेंट होंगे, एक फर्म के लिए ये सब इन्वेस्टमेंट होगा, तो इसको हम फाइनल गुड्स भी बोलेंगे। इसके डेफिनेशन में फाइनल वर्ड लिखना कंपलसरी। तो कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स which are used for the production of other goods and services, which are used in the production of other goods and services like land, building, plant, machinery, equipment, etc. Next, what are producer goods? One second. Alright, I hope आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हमने किए फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है which are used for producing good. Factor income are those income which are earned by rendering the services in the field of production. अगर मेहनत करके मैं कुछ कमाता हूँ तो उसको मैं फैक्टर इनकम बोलता हूँ। बिना मेहनत करके कमाता हूँ, दैट इज नोन एज ट्रांसफर इनकम। ऑलराइट, सिर्फ फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफर इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते। फैक्टर इनकम को आप अर्निंग कॉन्सेप्ट बोलते हो क्योंकि आप मेहनत करके कमाते हो। ट्रांसफर इनकम आपको सिर्फ मिलता है, तो दैट बिकम्स रिसीट कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, एवरीवन क्लियर? फिर हमने किए फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स फाइनली कंज्यूम होता है फॉर इधर कंजम्पशन पर्पस और इन्वेस्टमेंट पर्पस। इंटरमीडिएट गुड्स रीसेल पर्पस या फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। फिर हमने कंज्यूमर गुड्स किया, हु कंज्यूम द कंज्यूमर कंज्यूम्स टू सेटिस्फाई हिज वांट डायरेक्टली। उसके 4 तरीके के किए, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। फिर हमने कैपिटल गुड्स किए, अब कर रहे हैं हम प्रोड्यूसर गुड्स।
Producer goods are those goods which are used by the producer to produce goods and services. Producer goods वो goods होते हैं जो producer use करते हैं to produce goods and services. ऑलराइट, ये दो तरीके के हैं. पहला आपने कर लिया है, दूसरा कर लिया है कैपिटल गुड्स. प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सब प्रोड्यूसर यूज करता है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ऑब्वियस सी बात है. और दूसरा होता है आपका सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, वो गुड्स जो प्रोड्यूसर एक ही बार यूज करता है, सिंगल यूज, जैसे रॉ मटेरियल. So producer goods are those goods which are used by the producer to produce goods and services, which are of two types, single use producer goods and capital goods. Single use producer goods are basically raw material that are converted into finished goods, and capital goods are basically fixed assets like plant, machinery, which help in the production of goods and services. So can I say all capital goods will be producer goods? Yes, but all producer goods will not be कैपिटल गुड्स, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में एक और आता है रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल कैपिटल गुड्स नहीं होता है. तो ये हमने किया कुछ कुछ टाइप्स ऑफ गुड्स, एंड दिस बिकम्स योर सेकंड चैप्टर एज वेल. आई होप आपको समझ आ रहा है, एंड इट्स अ क्विक गुड रिविजन जिसमें हमने सारे वैरायटी कवर किए हैं. हमने सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा, फिर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े. बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, फिर फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, और इसके वैरायटीज पढ़े. अब हम करने वाले हैं थोड़े बहुत न्यूमेरिकल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो एग्जाम में आता है. सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका डेप्रीसिएशन. व्हाट इज डेप्रीसिएशन? किसी भी एसेट्स का, फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू कम होता है, उसको हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं. सो इट इज बेसिकली फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. एक गाड़ी खरीदा, एक साल यूज किया, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. एक एसी खरीदा, उसको यूज किया, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. So that becomes depreciation, fall in the value of fixed assets. ये वैल्यू कम क्यों होता है? क्योंकि आप उसको बार बार यूज करते हो, तो वेयर एंड टेयर, जिसको हम यूसेज भी बोलते हैं. पड़ा पड़ा भी चीज खराब होता है, उसमें जंग लग जाती है, दैट इज नोन एज पैसेज ऑफ टाइम. एंड तीसरा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. आपने एक्सपेक्ट ही किया था कि आगे जाके टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी तो मेरा मशीन नहीं चलेगा, मेरा फोन चलना बंद हो जाएगा, उसमें कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट करना बंद कर जाएगा, तो 4 साल बाद वो नहीं चलेगा, तो 4 साल के अंदर मुझे डेप्रिशिएट करना है बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी. सो इस 3 चीज़ों की वजह से आप डेप्रिशिएट करते हो. इट इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. अब डेप्रिसिएशन को इकोनॉमिक्स में या इस चैप्टर में हम 4 और नामों से बुलाते हैं. ये 4 का मतलब भी डेप्रिसिएशन ही होता है. आपको ये नाम याद करना पड़ेगा, वरना आप न्यूमेरिकल में आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे. स्लोली ग्रेजुअली प्रैक्टिस से हो ही जाएगा. सबसे पहले इट इज नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि आप फिक्स्ड कैपिटल को कंज्यूम करते हो तो डेप्रिसिएशन ही होता है उसका मतलब. दूसरा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. आप फिक्स्ड एसेट्स को बाद में रिप्लेस करने वाले हो तो उसका आज का कॉस्ट कितना, दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, व्हिच इज आल्सो नोन एज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मींस द सेम. एंड कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस. कैपिटल को आप जो कंज्यूम कर रहे हो इस साल, उसके लिए कितना पैसा आपने साइड किया, कितना अलाउंस बनाया, कितना डेप्रिसिएशन किया. साल के स्टार्टिंग में अगर एक मशीन की वैल्यू 100 रुपये थी और साल के एंड में उसकी वैल्यू, नेट वैल्यू 90 हो गई, तो 10 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा. साल के स्टार्टिंग वैल्यू को हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू, और साल के एंड के वैल्यू को हम बोलते हैं नेट वैल्यू. तो आपका पहला फॉर्मूला बना, ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट वैल्यू से वापस ग्रॉस वैल्यू में आना है तो प्लस डेप्रिसिएशन. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने, ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस में आना है तो प्लस डेप्रिसिएशन. दैट बिकम्स योर फॉर्मूला. ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू में जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस होता है. दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका NFI, व्हिच इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम, हम सिर्फ फैक्टर इनकम के बारे में बात कर रहे हैं. और अगर ये फैक्टर इनकम जो मैं मेहनत से कमाता हूँ वो मैं बाहर जाके कमा रहा हूँ, तो अगर वो इनकम मैं लेके आता हूँ, दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. मैं 2 महीने सिंगापुर जाके पढ़ाया और वहाँ से मैंने पैसे कमाए, दैट बिकम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. वैसे कोई US का इंसान इंडिया में आके कमा के गया और वो पैसे लेकर गया, दैट बिकम्स फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. तो बाहर वाला इंसान आया और इंडिया में 100 रुपये कमाया, मैंने जाके 100 रुपये कमाया, बाहर वाला इंसान ने 80 कमाया, तो नेट इंडिया में कितना आया, 20. दैट बिकम्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, which is FIFA minus FITA. Factor income from abroad is FIFA, क्योंकि मैंने बाहर से कमाया.
एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड इज फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इंडिया में कितना आएगा, विच इज नोन एज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विच इज फीफा माइनस फीटा। It refers to the difference between factor income received from rest of the world and factor income paid to rest of the world. फॉर्मूला बन गया NFIA का, दूसरा फॉर्मूला किया हमने विच इज फीफा माइनस फीटा। जो पैसा मैंने इंडिया में कमाया उसको मैं बोलता हूँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बाहर की इनकम को भी मैं ऐड कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है नेशनल प्रोडक्ट, और नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जाना है तो मैं NFIA माइनस करता हूँ, मैं NFIA माइनस करता हूँ, सॉरी। ऑलराइट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है। डोमेस्टिक मतलब इंडिया में जो कमाया मैंने, और नेशनल प्रोडक्ट जो एक रेसिडेंट ने कमाया। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है तो प्लस NFI, और नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक में प्रोडक्ट में आना है तो माइनस NFI। ऑलराइट, NFIA के 3 कंपोनेंट्स है, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, चैप्टर 4 में आएगा, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट, सो लेट्स डू इट नाउ। इट इज नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम अब्रॉड, net income and property from on entrepreneurship from abroad, and net retained earnings from abroad. Your next concept is net indirect tax. Net indirect tax मतलब जितना भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। तो अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मेरे को इनडायरेक्ट टैक्स ही पे करना पड़ेगा। मैंने गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स पे किया 100 रुपये, और उसी टैक्स में से गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी भी देती है ताकि हमारे कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ सके, ताकि हमारी कंट्री का GDP बढ़ सके। तो अगर मैंने गवर्नमेंट को 100 रुपये दिया और गवर्नमेंट ने मुझे 80 रुपये सब्सिडी के फॉर्म में दिया, तो नेट गवर्नमेंट का कितना पहुंचा, 20, दैट इज नोन एज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। 100 रुपये इनडायरेक्ट टैक्स मैंने गवर्नमेंट को दिया, 80 रुपये गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बिकम्स 20। इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। Can it be negative? Can net indirect tax be negative? Yes. गवर्नमेंट हमें ज़्यादा सब्सिडी देती है और हम कम इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, तो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा सब्सिडीज डायरेक्ट टैक्स से कोई और सोर्स ऑफ इनकम से देगी, चलेगा। जो भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करते हैं दैट बिकम्स फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट से अगर मैं उसमें NIT ऐड करता हूँ तो मुझे मार्केट प्राइस मिल जाता है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करता हूँ। देखो ध्यान से, अगर 5 रुपये का 5 स्टार है 10 रुपये का, 5 स्टार है 10 रुपये का, इस 10 रुपये में 2 रुपये का रॉ मटेरियल, 3 रुपये का लेबर चार्जेस, 2 रुपये का मिसलेनियस एक्सपेंस, 2 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा, फिर बचा 1 रुपये, वो टैक्स पे करेगा। एक कौन सा टैक्स होगा, इनडायरेक्ट टैक्स। ये सारे पैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिला तो इसको मैं फैक्टर कॉस्ट बोलता हूँ। ये 10 रुपये मेरा मार्केट प्राइस है, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना होता है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐड करता हूँ, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना होता है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करता हूँ। ऑलराइट, नाउ अंडरस्टैंड, हमने 5 फॉर्मूला किया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस डेप्रीसिएशन, और नेट से ग्रॉस में आना है तो प्लस डेप्रीसिएशन। फिर हमने NFIA किया विच इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विच इज फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जो इंडिया में कमाया वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो बाहर से भी कमा के ऐड किया वो नेशनल प्रोडक्ट। तो DP से NP में जाना है तो प्लस NFIA, NP से में DP में जाना है तो माइनस NFI। फिर हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला किया विच इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो प्लस NIT, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो माइनस NIT। ये 5 फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आज आप इसके आगे कुछ भी नहीं समझ पाओगे, एप्लीकेशन आपसे नहीं होगा। तो अब ये 5 फॉर्मूला याद कर लो, लॉजिकली समझ लो, तो ही आप आगे कर पाओगे। एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे टर्म्स दिखेंगे जैसे GDP at MP, NNP at FC, इसको आप प्रोनाउंस कैसे करते हो, NDP at MP, NDP at FC, प्रोनाउंसिएशन समझ लीजिए। पहले GDP at MP फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट,
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये कुछ कुछ एप्लीकेशन आएंगे, ये एग्रीगेट्स बोलते हैं हम इसको नेशनल इनकम का। अभी फॉर एग्जांपल आपको कैलकुलेट करना है एनएनपी एट एफसी और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है जीडीपी एट एमपी, तो जो भी कैलकुलेट करना होता है वो लेफ्ट साइड रखते हो और जो भी क्वेश्चन में दिया होता है वो राइट साइड रखते हो। अब ग्रॉस से नेट में जाना है आपको, ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस डेप्रीसिएशन। डीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है तो प्लस एनएफआई, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो माइनस एनआईटी। अब देख रहे हो हम यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला वी वोंट बी एबल टू डू द एप्लीकेशन। ऑलराइट, everyone clear? It is very very important बेटा। Let's do some more application, तभी आपको समझ आएगा। आप तब तक ये 5 फॉर्मूला गो थ्रू कर लो वरना आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल आपको एन एन पी एड एफ सी निकालना है, आपको क्वेश्चन में जी एन पी एड एम पी दिया हुआ है, जो फाइंड आउट करना होता है वो लेफ्ट साइड, तो ग्रॉस से नेट में जाना है, ग्रॉस से नेट में जाना तो माइनस डेप्रीसिएशन। नेशनल प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना होता तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, अब ये सब याद मत करने बैठ जाना, आपको सिर्फ ये 5 फॉर्मूला याद करने। आपको कैलकुलेट करना है एन एन पी एट एफ सी, आपको मिला हुआ है एन डी पी एट एफ सी, नेट नेट सेम, नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना तो प्लस एन एफ आई है, एफ सी सेम। आपको कैलकुलेट करना है जी एन पी एट एम पी, आपको मिला हुआ है एन डी पी एट एफ सी, नेट से ग्रॉस में जाना है, नेट से ग्रॉस में जाना है तो प्लस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है तो प्लस एन एफ आई है, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो प्लस एन आई टी। ये सारे एप्लीकेशन आप आराम से कर सकते हो अगर आपको ये 5 फॉर्मूला ढंग से याद है तो ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस डेप्रीसिएशन, नेट से ग्रॉस में आना है तो प्लस डेप्रीसिएशन। आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, एकदम ध्यान से सुनना। डोमेस्टिक इनकम को हम प्यार से एन डी पी एड एफ सी भी बोलते हैं। डोमेस्टिक इनकम इज ऑल्सो नोन एज एन डी पी एड एफ सी, नेशनल इनकम इज known as NNP at FC. These are the two aggregates that you need to remember. Domestic income is known as NDP at FC. तो जब भी क्वेश्चन में बोला होगा कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम तो आपको NDP at FC निकालना है, विच इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और NNP at FC बोला है तो आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। Alright, let's do 1 or 2 questions. You will get to know how to solve it. आपको कैलकुलेट करना है जी एन पी एट एफ सी, तो जो भी फाइंड आउट करना होता है वो लेफ्ट साइड रखेंगे, और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एन डी पी एट एम पी। पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। नेट से ग्रॉस में जाना है, नेट से ग्रॉस में जाना है तो प्लस डेप्रीसिएशन, डीपी से एनपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है तो प्लस एनएफआई, और एमपी से एफसी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो माइनस एनआईटी। एनडीपी एट एमपी इज गिवन टू यू एज 25,000, डेप्रीसिएशन आपको दिया हुआ है 1500, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया हुआ तो उसका फॉर्मूला हमें पता है, विच इज फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं दिया हुआ, विच इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। कुछ फालतू के इन्फॉर्मेशन भी दिया हो सकता है, उसको इग्नोर करेंगे। दिस कम्स आउट टू बी 26,500 माइनस 200 माइनस 1000, विच कम्स आउट टू बी 25,300, 25,300 becomes your answer. तो आपका GNP at FC आया 25,300. I hope the application is clear. Let's do one more question. आपको निकालना है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता था? इट इज द अदर नेम ऑफ डेप्रीसिएशन।
तो आपको दो एग्रीगेट्स दिए हुए, कोई भी एक लेफ्ट साइड रख सकते हो और कोई भी एक राइट साइड रखते हो, आपकी मर्जी। आप जीडीपी एंड एमपी को भी लेफ्ट साइड रख सकते थे, एनीथिंग यू कैन कीप। पर इतना पता होना चाहिए कि हमें राइट से लेफ्ट से जाना, लेफ्ट में जाना है, ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस डेप्रीसिएशन, डीपी से एनपी में जाना है तो प्लस एनएफआई, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो माइनस एनआईटी। ये आपको दिया हुआ 4000, जीडीपी एंड एमपी दिया हुआ 5000, डेप्रीसिएशन तो ढूंढना ही है, एनएफआई आपको दिया हुआ 1200, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ आपको 300। यू सॉल्व दिस, you'll get depreciation। डेप्रीसिएशन को इधर लाएंगे और 5000 प्लस 1200 माइनस 300 माइनस 4000, 1000 प्लस 1200 2200 माइनस 300 1900 आंसर। डेप्रीसिएशन आ गया आपका 1900। एवरीवन क्लियर? ऑलराइट, अब कुछ टर्म्स हमने पढ़े। जी स्टैंड फॉर ग्रॉस, एन स्टैंड फॉर नेट, डीपी स्टैंड फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी भी बोलते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री में आपने कमाया, इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री में इंडिया में कमाया, दैट इज नोन एज डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और नॉर्मल रेसिडेंट ने, एक इंसान ने जो भी कमाया, जो इंडियन रेसिडेंट है, उसको बोलते हैं वो नेशनल नॉर्मल रेसिडेंट। तो एनपी आएगा तो नॉर्मल रेसिडेंट यूज करेंगे। एमपी स्टैंड फॉर मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या है उस प्रोडक्ट का। और एफसी स्टैंड फॉर मनी वैल्यू, कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के फॉर्म में मनी कितना गया। ये टर्म्स आप याद करोगे तो सारे डेफिनेशन बहुत इजीली हो जाएंगे। हम एक या दो ही करते हैं, जैसे जीडीपी एंड एमपी, इट रेफर्स टू ग्रॉस, इट रेफर्स टू ग्रॉस। जी देखती ग्रॉस, एमपी देखती मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड विद इन द, डीपी देखती डोमेस्टिक टेरिटरी। तो वो टर्म्स याद होंगे तो डेफिनेशन खुद ही हो जाएगा। जैसे जीडीपी एंड एफसी, इट रेफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू, इट रेफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू of all final goods and services produced within the domestic territory of the country in a year. वैसे GNP and MP, it refers to gross, MP हुआ तो market value of all final goods and services produced by the normal resident, एक normal resident जितना भी कमाता है। ऑलराइट, वैसी और भी डेफिनेशंस है। एनडीपी एंड एफसी के लिए इट रेफर्स टू नेट money value, it refers to net money value of all final goods and services produced within the domestic territory. DP दिखा तो domestic territory of the country in a year, so on and so forth. I think ये easily हो जाएगा आपसे। Alright, that becomes your chapter number 3 as well. Now comes the most important chapter, which is chapter 4, measurement of national income. आप नेशनल इनकम को मेजर कैसे करते हो, इसके बहुत सारे मेथड है। सबसे पहला मेथड है ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड। आपको हर मेथड का ये फ्लो चार्ट याद करना ही पड़ेगा। अगर आप ये फ्लो चार्ट याद करोगे तभी आप अप्लाई कर पाओगे, वरना आपका आंसर गलत आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला मेथड का नाम है ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से आपको मिलता है या तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, या उसको हम जीडीपी एड एमपी भी बोलते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड से हमेशा पहले आपको जीडीपी एड एमपी ही मिलेगा। वैल्यू एडेड मेथड से हमेशा पहले जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ही मिलेगा। वैल्यू एडिशन मेथड मतलब कितना वैल्यू ऐड हो रहा है। तो अगर आप शर्ट बनाते हो क्लॉथ से, तो क्लॉथ से शर्ट बनाते हो, वैल्यू एडिशन होगा। तो शर्ट माइनस क्लॉथ का वैल्यू इज वैल्यू एडिशन। शर्ट होता है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो फाइनल आउटपुट बनता है। इस आउटपुट को मैं बेच सकता हूँ तो सेल्स होगा, या वो मेरे गोडाउन में पड़ा होगा विच इज चेंज इन स्टॉक, या प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये सेल्स इंडिया में भी बेच सकता हूँ, दैट बिकम्स डोमेस्टिक सेल्स, या इंडिया के बाहर भी बेच सकता हूँ, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट। चेंज इन स्टॉक बिकम्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। साल के एंड में 100 बचा, स्टार्टिंग में 80 था, तो इस साल 20 प्रोड्यूस हुआ और मैं खुद ही शर्ट पहन लूँ, दैट बिकम्स प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इंटरमीडिएट गुड्स कैन बी परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बेसिकली रॉ मटेरियल। ये परचेज इंडिया से खरीदूंगा तो डोमेस्टिक परचेज, और बाहर से खरीदूंगा तो इम्पोर्ट।
या फिर पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट बनते हैं। इन सब में से अगर आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हो तो आपको मिलता है वैल्यू एडेड मेथड। सो वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और इससे हमेशा मिलेगा आपको जीडीपी एट एमपी। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट कैन बी सेल्स, चेंज इन स्टॉक, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्स कैन बी डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट। चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, एंड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट मिलेगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो सेल्स मिलेगा, और जैसे ही बड़ा हेड दिया होगा छोटे हेड को इग्नोर करेंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। इन दोनों को ऐड करोगे तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन मिलेगा। और परचेज कैन बी डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट, उससे मेरे को परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा। ऑलराइट, लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन। आपको निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। यू हैव टू कैलकुलेट एनवीए एट एफसी। लेकिन आपको पता है वैल्यू एडिशन मेथड से हमेशा पहले मुझे मिलेगा जीडीपी एट एमपी। वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी एट एमपी या जीवीए एट एमपी मिलेगा। एक्सक्यूज मी, आपको हमेशा पहले जीवीए एट एमपी मिलेगा, विच इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्वेश्चन में देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली नहीं दिया, तो उसका पहला कंपोनेंट सेल्स। सेल्स दिया है क्या? सेल्स के अंदर वाला दिया डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। डोमेस्टिक सेल्स 1200, एक्सपोर्ट 200। फिर आपको दिया चेंज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग बड़ा है ओपनिंग से, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग दिए। एंड गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नोन एज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन विच इज गिवन। तो ये सारे कंपोनेंट बन गए वैल्यू ऑफ आउटपुट का। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली नहीं दिए, तो उसके अंदर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो भी नहीं दिए, तो डोमेस्टिक परचेज एंड इंपोर्ट्स 400 प्लस 120। और तीसरा था पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, उसमें पावर चार्जेस दिया हुआ है 20। जो नहीं दिया हुआ उसको इग्नोर करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। 1470 minus 455 40. This comes out to be 3930. आपको कैलकुलेट करना है NVA at FC। आपको मिला है GVA at MP। ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस डेप्रीसिएशन, VA सेम, MP से FC में जाना है तो माइनस है नेट। इसको सॉल्व करते हैं। 930 यहाँ गया है। Depreciation, replacement cost of fixed assets is the other name of depreciation. Net indirect tax is indirect tax minus subsidies, which is 10 minus 30. If you solve this, you'll get the answer as 900. Indirect tax minus subsidies. Alright, तो पहले आप चैप्टर 4 का फॉर्मूला या लॉजिक लगाते हो। हमने एक मेथड किया, ऐसे 3 है, तो आप इसको ध्यान से समझते जाना तो ही हो पाएगा। पहले हमने GVA या GDP या GVA निकाल लिया है यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड, विच इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जैसी GDP या GVA आ गया, फिर हमने थर्ड चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगाया कि जो भी एग्रीगेट ढूंढना है तो GVA से NVA कैसे जाओगे। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। आपको निकालना है डोमेस्टिक इनकम। व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम? हमने की बोला था आपको कि एग्रीगेट याद कर लेना। डोमेस्टिक इनकम इज NDP एट FC। पर वैल्यू एडेड मेथड से तो हमेशा GDP एट MP मिलेगा पहले, विच इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स आता है तो एक्सपोर्ट नहीं लेंगे क्योंकि बड़ा हेड दिया हुआ है। चेंज इन स्टॉक पर डिक्रीज इन स्टॉक दिया हुआ तो माइनस में लिखेंगे। एंड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज 120। Intermediate consumption is purchase of raw material and electricity charges. If you solve this, 1050 minus 350, you get 700. आपको निकालना है NDP at FC। आपको मिल गया है GDP at MP।
माइनस डेप्री माइनस NIT 700 में से डेप्रीसिएशन आपको क्वेश्चन में नहीं दिए, डेप्रीसिएशन नहीं दिया है तो ज़ीरो मान लेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स तो उसको इग्नोर करेंगे। एक्साइज ड्यूटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इफ यू सॉल्व दिस you'll get the answer as 670। आई होप आपको वैल्यू एडिशन का एप्लीकेशन समझ आ गया होगा। लेट्स डू द नेक्स्ट मेथड विच इज इनकम मेथड। ऑलराइट, इनकम मेथड के अकॉर्डिंगली जितने भी इनकम होते हैं, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, वो जो भी फैक्टर इनकम कमाता है उन सबको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा इनकम मेथड के अकॉर्डिंगली नेशनल इनकम। इनकम मेथड से आपको हमेशा पहले मिलेगा NDPAT-FC। इसके तीन मेन कंपोनेंट है। सबसे पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को जैसे भी कंपनसेट करे दैट बिकम्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इसको हम प्यार से COE भी बोलते हैं, COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये कंपनसेशन तीन तरीके के हो सकते हैं। वेजेस एंड सैलरीज मिल सकता है विच कैन बी इन कैश, काइंड और बोनस। रिटायरमेंट बेनिफिट मिल सकता है जैसे पेंशन मिल गया, प्रोविडेंट फंड मिल गया, ग्रेचुटी मिल गई, ये सब रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइड कर रखा है। और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सिर्फ एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूड होता है क्योंकि वो उनके लिए एक्स्ट्रा इनकम होगा। एम्प्लॉय तो अपना खुद का पैसा लगाएगा तो वो उसके लिए एक्स्ट्रा इनकम नहीं होगा। तो ओनली एंड ओनली एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के तीन हेड्स है, वेजेस एंड सैलरीज विच कैन बी इन कैश, काइंड ऑफ बोनस, रिटायरमेंट बेनिफिट विच कैन बी पेंशन, ग्रेचुटी एक्सेट्रा, और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। दूसरा होता है जो आप एक्स्ट्रा बिना फिजिकल वर्क के कमा लेते हो, विच इज नोन एज ऑपरेटिंग सरप्लस, विच कैन बी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉफिट से कमाते हो रेंट, रॉयल्टी या इंटरेस्ट। रेंट एक्चुअली में भी कमा सकते हो और इम्प्यूटेड भी कमा सकते हो, मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट, खुद का भी अगर फैक्ट्री लगा हुआ है, खुद का पैसा लगा हुआ है, खुद की बिल्डिंग है तो रेंट कमाते हो। रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप कमाता है प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को कमाने ऐड फाइंड आउट करने के लिए हम इस तीन चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। प्रॉफिट से पहले आप कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हो, फिर जो पैसा बचता है उससे डिविडेंड पे करते हो और लास्ट में वो फर्म के पास रह जाता है विच इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स। एंड लास्ट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जिसमें वो अकेला ही ओनर होता है, खुद का ही पैसा लगाता है, खुद ही लेबर है, खुद ही कैपिटल लगा चुका है, खुद ही काम कर रहा है तो खुद ही प्रॉफिट कमा रहा है। ये मिक्स्ड इनकम है, आप डिवाइड नहीं कर सकते रेंट कितना, वेजेस कितना, इंटरेस्ट कितना, प्रॉफिट कितना, और वो इंसान सेल्फ एम्प्लॉयड ही होता है तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इन तीनों को ऐड करते हो तो इनकम मेथड से मिलता है आपको NDPAT-FC। आई रिपीट माई सेल्फ, यू नीड टू नो द फ्लो चार्ट थॉरली, वरना कोई सेंस नहीं है, आप इसको कभी अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो इनकम मेथड से मिलेगा NDPAT-FC, वैल्यू एडेड से मिला आपको GDPAT-MP विच इज ऑफ थ्री टाइप, COE प्लस OS प्लस MI। COE स्टैंड्स फॉर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस OS प्लस MI। ऑलराइट, आई होप ये समझ आ गया है। आप इस फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको याद कर लीजिए एंड देन वी कैन अप्लाई सर्टेन न्यूमेरिकल्स। लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन। अब टू कैलकुलेट नेशनल इनकम का हमने एग्रीगेट किया था NNPAT-FC, पर इनकम मेथड से तो हमेशा मिलेगा आपको NDPAT-FC विच इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्टली दिया हुआ है विच इज 10,000, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ है तो ऑपरेटिंग सरप्लस का पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी नहीं दिया हुआ तो उसके अंदर होता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। रॉयल्टी नहीं दिया तो जीरो मान लेंगे, पर रेंट और इंटरेस्ट तो ऐड करेंगे। फिर होता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप नहीं दिया है, उसके अंदर होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट भी नहीं दिया है, पर डिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड और रिटेन अर्निंग्स दी है, कॉर्पोरेट टैक्स दी है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज रिटेन अर्निंग्स, एंड कॉर्पोरेट टैक्स और बिजनेस टैक्स एक ही बात है। और लास्ट में मिक्स्ड इनकम भी आपको दिया है 5,000। इफ यू ऐड दिस 10, 16, 17, 19, 20, 29, 29,000, am I right?
12, 16, 17, 18, 19, 20 या आपको कैलकुलेट करना है एन कुछ गड़बड़ हुआ 10,000 आया रेंट ओ 1000 है 4000 नहीं है 8000 है तो 26,000 आंसर आएगा। आपको फाइंड आउट करना है एन एन पी एड एफ सी, आपको मिल गया है एन डी पी एड एफ सी, नेट सेम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है तो प्लस एन एफ आई ए 26,000 प्लस एन एफ आई ए क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है विच इज़ फीफा माइनस फीफा 0, फीटा 200 दिया हुआ है, आंसर आया 25,800। नेट इनडायरेक्ट इसका कोई काम ही नहीं था, फालतू का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। Alright, I hope the application is clear. It's exactly same thing guys. आप वैल्यू एडेड मेथड से करो, इनकम मेथड से करो, एक्सपेंडिचर मेथड से करो, अगर फ्लो चार्ट याद नहीं है तो कोई सेंस नहीं है करने का। Alright, let's do the next question. Have to calculate GDP at MP and NNP at FC पर इनकम मेथड से तो हमेशा पहले मिलेगा NDP at FC, which is compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. Compensation of employees क्वेश्चन में नहीं दिया, उसका पहला wages and salaries नहीं दिया है, रेंट कैश काइंड बोनस तीनों नहीं दिए, फिर रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दिया है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का एक ही कॉन्सेप्ट कॉम्पोनेंट दिया है विच इज कंपनसेशन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली दिया, बल्ले बल्ले इजी हो गया हमारे लिए 7,000, और मिक्स्ड इनकम दिया ही नहीं है तो 0, 14,500। आपको निकालना है जीडीपी एट एमपी, आपको मिल गया है एनडीपी एट एफसी, नेट से ग्रॉस में जाना है तो प्लस डेप्रीसिएशन, डीपीडीपी सेम है, एफसी से एमपी में जाना है तो प्लस एनआईटी 14,500, depreciation is current replacement cost 1,000, net indirect tax is indirect tax minus subsidies, indirect tax क्वेश्चन में नहीं दिया तो 0, subsidies दिया हुआ है आपको 4,000, so if you solve this 15,500 minus 4,000 11,500 आंसर। ये आपको मिल गया जीडीपी एट एमपी। दूसरा आपको निकालना है एनएनपी एट एफसी, आपके पास एग्रीगेट है ही एनडीपी एट एफसी प्लस एनएफआई, ये आपके पास है 14,500, एनएफआई दिया नहीं है विच इज 0 माइनस 4,000 क्योंकि फीटा दिया है, to solve this 18,500 is the answer. Everyone clear of application of income method? Alright, let's do the last method which is expenditure method. Expenditure method मतलब आप मेरा खर्चा, आपका खर्चा, पापा का खर्चा, किसी का भी खर्चा दूसरे की इनकम बनती है ना। अगर मैं वड़ा पाव खाऊं तो मेरा खर्चा वड़ा पाव वाले की इनकम, वड़ा पाव वाला आलू खरीदेगा उसका खर्चा आलू वाले की इनकम, तो एक का खर्चा दूसरे की इनकम बनती है। तो अगर मैं सारे खर्चे ऐड कर दूं तो इनडायरेक्टली मैं सारे इनकम ही ऐड कर रहा हूं एंड आई गेट नेशनल इनकम यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से आपको मिलता है जीडीपी एट एमपी, जिसका पहला कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट कितना भी कंजम्पशन नेचर का खर्चा करता है उसको हम इस हेड में डालते हैं विच इज नोन एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वैसी गवर्नमेंट जो भी कंजम्पशन नेचर का खर्चा करता है वो जाता है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये कंजम्पशन नेचर का खर्चा हुआ, तो कैपिटल नेचर का खर्चा को हमने अलग हेड में डाला विच इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जो कैपिटल फॉर्म होगा वो दो तरीके का होगा, या एक तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्म होगा विच इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट विच इज चेंज इन स्टॉक विच इज ओपनिंग क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये जो कैपिटल फॉर्म होगा अगर हाउस होल्ड करता है तो रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, फर्म करता है तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और गवर्नमेंट करता है तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एंड लास्ट इज नेट एक्सपोर्ट विच इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। जो गुड्स मैं एक्सपोर्ट करता हूँ उसको बनाने का खर्चा इंडिया में लगता है,
तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंडिया में इनकम मिलेगी, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट इंडिया में होगा, इसीलिए वो ऐड होता है और इंपोर्ट माइनस होता है। तो नेट एक्सपोर्ट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ऑलराइट, दिस बिकम्स योर 4 कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एंड एमपी मिलता है, वैल्यू एडेड मेथड से भी जीडीपी एंड एमपी मिलता है, पर इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी मिलता है, विच इज डोमेस्टिक इनकम डायरेक्टली। एक्सपेंडिचर मेथड से मिलता है आपको जीडीपी एंड एमपी, which is private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation plus net exports. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो तरीके के हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये जो तीसरा कंपोनेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहां पे वापस लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर ये ग्रॉस की जगह नेट दिया होता तो आप डेप्री इधर ऐड करते, और अगर GDFCF ग्रॉस की जगह नेट दिया होता तो हम डेप्री इधर ऐड करते। दैट्स एन हिडन वे ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन गाइस। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं दिया होगा, बट एक ग्रॉस वैल्यू दिया होगा और एक नेट वैल्यू दिया होगा, तो इनडायरेक्टली आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2000 विच इज GDCF, आपको सेल्स दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, ओपनिंग दिया हुआ है, और नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया, आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। ऐसा नहीं भी बोला होगा तो भी काम आ सकता है। वी नो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2000, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की जगह नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दी है, तो मैं डेप्री ऐड कर दूं इस तरफ, और चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। 2900 प्लस डेप्रीसिएशन, इफ यू सॉल्व दिस डेप्रीसिएशन आया 1100। ये डेप्रीसिएशन आपको एग्रीगेट निकालने में काम आएगा। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है ऑफ हाउ टू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन अगर एक ग्रॉस वैल्यू और एक नेट वैल्यू दी है इन एक्सपेंडिचर मेथड कैपिटल फॉर्मेशन वाले केस में। ऑलराइट, लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए क्या हो रहा है। आपको एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है GNP एंड MP, बट हमें एक्सपेंडिचर मेथड से हमेशा मिलता है GDP एंड MP, which is private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation plus net export, which is export minus import. Personal consumption expenditure is private final consumption expenditure only. Government consumption expenditure is government final consumption expenditure. Gross domestic capital formation नहीं दिए तो उसके अंदर का gross domestic fixed capital formation प्लस चेंज इन स्टॉक, पर चेंज इन स्टॉक में फॉल इन स्टॉक लिखा है तो माइनस होगा। नेट एक्सपोर्ट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। 450 माइनस 500, लेट्स सॉल्व दिस। 30,500 प्लस 2200 माइनस 50, 32,700 minus 50, 32,650. या आपको निकालना है GNP एट MP, आपको मिल गया है GDP एट MP। इसमें आपको NFI ऐड करना है। ये आया 32,650
NFI ऐड करेंगे विच इज -250 गिवन टू यू. To solve the 32,400 आपका आंसर. ऑलराइट, इट्स वेरी इजी बेटा, कुछ नहीं है एक्सपेंडिचर मेथड में, तो डायरेक्ट वैल्यूज दिया हुआ होता है. ऑलराइट, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको नेशनल इनकम निकालना है विच इज NNP एट FC, बट एक्सपेंडिचर मेथड से तो हमेशा पहले मिलेगा GDP एट MP विच इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ आपको 390, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ नहीं दिया हुआ, पर डायरेक्ट परचेज मेड बाय गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का खर्चा ही दिया है. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिए, पर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है और डिक्रीज इन इन्वेंट्री दिया तो माइनस होगा. नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया, नेट इंपोर्ट दिया है, नेट एक्सपोर्ट ऐड होता है, नेट इंपोर्ट माइनस होगा. You solve this, 470 plus 120 minus 5. 585. आपको निकालना है NNP एट FC. आपको मिल गया है GDP एट MP माइनस डेप्रीसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT. This becomes 585. Depreciation, current replacement cost is the other name of depreciation. NFIA net factor income to abroad दिया हुआ है, from abroad add होता है, to abroad minus होगा. NIT is indirect tax minus subsidies which is 70 minus 30. This becomes 545, 540, 540 minus 40, 500 minus 5, 495. Answer. Alright, that becomes your third method. Alright, yeah, we have done with this. Let's move forward to the next topic and the last topic of national income. Second last या last मान लो, which is GDP. GDP क्या होता है? It is gross domestic product. आपके कंट्री में कितना goods and services बन रहा है, that becomes the definition of GDP. It is a total value. It is a total value of all final goods and services. It is a total value of all final goods and services that is produced in the country in a year. जितना भी goods and services बन रहा है, उसका जितना भी money value है, उसका sum becomes your GDP. ये GDP दो तरीके के हैं, एक रियल जीडीपी और दूसरा नॉमिनल जीडीपी. जीडीपी दो तरीके के हैं, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं. एक बेस ईयर मानते हैं हम, बेस ईयर फॉर एग्जांपल 2024, लास्ट ईयर कोई बेस ईयर मानते हैं, और दूसरा होता है आपका करंट ईयर. करंट ईयर मतलब आज का ईयर विच इज 2025. बेस ईयर में प्राइस है 100 और क्वांटिटी है 500. करंट ईयर में प्राइस है आपका 120 और क्वांटिटी है 500. तो अगर मैं बेस ईयर का जीडीपी निकालूं, जीडीपी इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, तभी वैल्यू मिलेगा. 100 इंटू 500, 550,000 आपका जीडीपी. पर आप करंट ईयर का जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो प्राइस इंटू क्वांटिटी करोगे तो 120 इंटू 500, 60,000 जीडीपी. तो वैसे आप देखो तो जीडीपी बढ़ा ही है, 50,000 से 60,000 हो गया, जीडीपी बढ़ा ही है. बट क्या आपकी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ा है क्या? पहले भी आप 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे, अभी भी आप 500 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर रहे हो. इसका मतलब आपके कंट्री में आउटपुट नहीं बढ़ा. और अगर आउटपुट नहीं बढ़ा तो जीडीपी जो बढ़ा, ये जो जीडीपी बढ़ा है, ये जीडीपी बढ़ा बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस. तो इससे आपके कंट्री में ग्रोथ नहीं हुआ, आपके कंट्री में सिर्फ महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन हुआ. इस टाइप ऑफ जीडीपी को हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी जब आप करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर का क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो. यही अगर आप रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हो,
सो रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट प्राइस आप बेस ईयर का लेते हो बट क्वांटिटी आप करंट ईयर का लेते हो. ये 100 रुपए और ये 500 यूनिट को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि प्राइस आउटपुट नहीं बढ़ा, जीडीपी भी नहीं बढ़ा, क्योंकि आपने प्राइस तो कांस्टेंट माना, तो जीडीपी नहीं बढ़ा. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, यू विल गेट मोर क्लैरिटी ऑफ इट. ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम इधर लेते हैं. बेस ईयर 2024 में प्राइस लेते हैं 100, क्वांटिटी लेते हैं 500 रुपये, 500 यूनिट्स, तो जीडीपी आएगा आपका प्राइस इंटू क्वांटिटी 100 इंटू 500 becomes 50,000. 2025 करंट ईयर में प्राइस लेते हैं हम 120 और क्वांटिटी लेते हैं 600. तो अगर मैं नॉमिनल जीडीपी निकालूं, इट इज करंट ईयर प्राइस इनटू करंट ईयर क्वांटिटी 72,000. बट अगर मैं रियल जीडीपी निकालूं तो प्राइस आप बेस ईयर का लेते हो पर क्वांटिटी करंट ईयर का लेते हो तो 60,000. तो अगर आप देखो 50,000 से जीडीपी 60,000 हुआ तो आपका रियल जीडीपी बढ़ा, और 50,000 से जीडीपी 72,000 हुआ तो नॉमिनल जीडीपी भी बढ़ा. पर नॉमिनल जीडीपी में आप कभी भी नहीं बता सकते कि वो प्राइस की वजह से बढ़ा या क्वांटिटी की वजह से बढ़ा. जैसे इसमें आपका जीडीपी तो बढ़ा था पर ये प्राइस की वजह से बढ़ा था. पर अगर रियल जीडीपी में अगर बढ़ता है इसका मतलब 100% आउटपुट बढ़ा है, क्योंकि प्राइस तो आप कांस्टेंट मान रहे हो. आउटपुट बढ़ा है मतलब प्रोडक्शन बढ़ा है, प्रोडक्शन बढ़ा है मतलब जीडीपी बढ़ा है, और आपके कंट्री का ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है. महंगाई नहीं बढ़ी है, ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है. ऑलराइट, दैट बिकम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी. लेट्स ट्राई. Nominal GDP is GDP when you measure the GDP, sorry, real GDP is a GDP when you measure the price at prevailing in the base year. अगर आप base year के price पे GDP निकालते हो, that is known as real GDP. इसको हम GDP at constant price भी बोलते हैं. It shows the true picture of economic growth, क्योंकि जो national income बढ़ा, that is only because of change in output, keeping the price constant. तो अगर आप बेस ईयर के प्राइस पे जीडीपी कैलकुलेट करते हो उसको हम रियल जीडीपी बोलते हैं. दैट इज ऑल्सो नोन एज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट माना जाता है. नॉमिनल जीडीपी इज द जीडीपी विच इज मेजर्ड एट द प्राइस प्रीवेलिंग इन द करंट ईयर. इट इज एट द प्राइस प्रीवेलिंग इन द करंट ईयर. अगर करंट ईयर के प्राइस पे आप जीडीपी निकालते हो उसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, या उसको हम जीडीपी एट करंट प्राइस भी बोलते हैं. और ये फेक पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देता है, क्योंकि देयर कैन बी इंक्रीज इन द नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन द प्राइस विदाउट एनी चेंज इन आउटपुट. जो हमारा पहला एग्जांपल था, 50,000 से 60,000 जीडीपी हुआ, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, नॉट बिकॉज ऑफ चेंज इन आउटपुट. तो ये फेक इंडिकेटर भी देता है. ऑलराइट, तो कौन सा ज्यादा अच्छा हुआ, रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी? ऑब्वियसली रियल जीडीपी इज बेटर. रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडिकेटर, क्योंकि वो ट्रू ग्रोथ देता है आपको आउटपुट का. आपके कंट्री में प्रोडक्शन कितना बढ़ा वो सिर्फ और सिर्फ रियल जीडीपी कैलकुलेट करके दे सकता है. ये आपको इफेक्ट बताता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यू टू चेंज इन फिजिकल आउटपुट ओनली, जबकि नॉमिनल जीडीपी में तो प्राइस का चेंज भी बताता है. इस साल ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हुआ या पिछले साल? आप कौन से जीडीपी से कंपेयर कर पाओगे? रियल जीडीपी से, क्योंकि प्राइस आप कांस्टेंट मानते हो. तो इट हेल्प यू इन मेकिंग पीरियोडिक कंपैरिजन. लास्ट ईयर से कंपेयर करने में हेल्प करता है. और आपकी कंट्री में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है या सामने वाली कंट्री में, चाइना में ज्यादा हो रहा है, यूएस में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हर कंट्री का तो इन्फ्लेशन रेट अलग अलग चल रहा होगा. तो अगर आपको जीडीपी कांस्टेंट मानना है और कंपेयर करना है तो इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए रियल जीडीपी से बेटर कुछ नहीं. तो 4 एडवांटेजेस है, 4 रीजंस हमने पढ़े व्हाई रियल जीडीपी इज बेटर कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी. एक ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ देता है, एक आउटपुट कितना ग्रो हुआ वो बताता है, जबकि नॉमिनल जीडीपी में तो प्राइस भी इफेक्ट बताता है. एक पीरियोडिक कंपैरिजन में हेल्प करता है लास्ट ईयर से कंपेयर करने में, और एक इंटरनेशनल कंपैरिजन में भी आपको हेल्प करता है. ऑलराइट, अगर आपको नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी में जाना है, अगर आपको नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी में जाना है तो आपको प्राइस का इफेक्ट हटाना पड़ेगा. और ये प्राइस का इफेक्ट को हटाने के लिए आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं व्हिच इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर.
जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। अगर आपको हमारा फॉर्मूला याद हो तो 72,000 नॉमिनल जीडीपी और 60,000 रियल जीडीपी इनटू 100, इफ यू सॉल्व दिस कम्स आउट टू बी 120। मतलब जो चीज़ 100 रुपये का था वो अब कितने का हो गया, 120। तो 72,000 को नॉमिनल जीडीपी 72,000 को अगर आप 120 से डिवाइड करोगे तो आपको रियल जीडीपी मिलेगा 60,000। तो अगर आपको नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी में जाना है, मतलब प्राइस का इफेक्ट हटाना है, तो आप एक फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट यूज करते हो विच इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर। और सर ये प्राइस इंडेक्स कौन देता है? ये प्राइस इंडेक्स हमारे साइंटिस्ट या स्टैटिस्टिशियन कैलकुलेट करके ही देता है। ऑलराइट, कई बार लोग मानते हैं कि जीडीपी और वेलफेयर सेम ही होता है, जो जीडीपी है बढ़ेगा तो हमारी कंट्री का वेलफेयर भी बढ़ेगा। अरे जीडीपी बढ़ेगा तो क्या मेरी लाइफस्टाइल बढ़ेगी? 100% बढ़नी चाहिए ना। इकोनॉमी ग्रो हो रहा है और मैं इकोनॉमी का पार्ट ही हूं तो मेरा भी ग्रोथ होना चाहिए, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो जीडीपी और वेलफेयर साथ साथ नहीं चलता, और वो क्यों नहीं चलता है उसके हम कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, so GDP is considered as an index of welfare. Generally, GDP is considered as an index of welfare, but there are many things such as basically which affects the welfare, but are ignored while calculating GDP. जिसका शॉर्ट फॉर्म है नर्ड सी स्क्वायर। ये 6 पॉइंट पढ़ेंगे क्यों क्यों जीडीपी और वेलफेयर सेम नहीं मान सकते। सबसे पहला है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। आपके मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, आपके पापा आपको पढ़ाते हैं, उसके लिए वो पैसे चार्ज नहीं करते। तो पैसे चार्ज नहीं करते तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन वो आपका वेलफेयर जरूर बढ़ाएगा। तो इफ आई टीच माई ओन सन और डॉटर तो वो मेरा जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा, बट इफ आई टीच यू तो वो इंक्लूड होगा। आपकी मम्मी अगर रेस्टोरेंट में खाना बनाए तो वो इंक्लूड होगा जीडीपी में, बट आपके लिए खाना बनाए तो इंक्लूड नहीं होगा। पर लेकिन आपका वेलफेयर तो बढ़ेगा क्योंकि आप उनको मॉनेटरी वैल्यू में पे नहीं करते हो। इट्स अ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, हेंस जीडीपी एंड वेलफेयर आर नॉट सेम। Many activities in the economy are not calculated in monetary terms, like services of housewives, parent teaching a child, etc. Such activities do affect the welfare of the economy but are not considered while calculating GDP. Next becomes externalities. Externalities होती है कोई भी एक बेनिफिट या हार्म, कोई भी फायदा या नुकसान एक फर्म या इंडिविजुअल करे सोसाइटी के लिए, पर उसको ना पनिशमेंट दिया जाता है ना रिवॉर्ड दिया जाता है। तो अगर मैं कुछ अच्छा करूं और मुझे उसके बदले बेनिफिट ना मिले, मुझे रिवॉर्ड ना मिले, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। और अगर मैं कुछ हार्म करूं सोसाइटी को और उसके बदले मुझे पनिशमेंट ना मिले, दैट बिकम नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। जैसे मैं एक पब्लिक पार्क बनाता हूँ तो ग्रीनरी बढ़ती है, ऑक्सीजन बढ़ता है, लोग आते हैं, घूमते हैं, वॉक करते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, पर उसके बदले मुझे पेमेंट नहीं मिलता है, वो इंजॉय करने के लिए मुझे पैसे नहीं देते हैं। तो दैट बिकम्स माई पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। इट्स अ बेनिफिट डन फॉर द सोसाइटी फॉर विच आई एम नॉट रिवॉर्डेड। हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कुछ ना तो कुछ पोल्यूशन करती है। एक लिमिट तक पोल्यूशन अलाउड होता है, उसके बाद आप पोल्यूट करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। पर जितना लिमिट अलाउड होता है वो भी तो हार्म करता है सोसाइटी को, पर उसके लिए उनको पनिश नहीं किया जाता। दैट बिकम नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। इट रेफर्स टू द बेनिफिट और हार्म डन बाय द फर्म टू द सोसाइटी फॉर विच ही इज नीदर रिवॉर्डेड नॉर पीनलाइज्ड। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, एग्जाम्पल हमने की है। तीसरा है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर आपके कंट्री में 100 लोग हैं, देयर इज 100 पीपल, और आपके कंट्री का जीडीपी भी 100 है, तो हर एक इंसान के हिस्से में 1 रुपया है। अगर आपकी आबादी 200 लोग हो गई और आपका जीडीपी 150 हुआ, तो क्या जीडीपी बढ़ा? क्या 100% जीडीपी बढ़ा, पर क्या आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ा? क्या वो तो कम हो गया, क्योंकि आपके कंट्री में आबादी और तेजी से बढ़ गई। तो if the rate of population growth is more than the growth rate in the GDP, the per capita in the economy decreases, जिसकी वजह से हमारा वेलफेयर खराब होता है। पर मैं तो क्या देखता हूँ कि हमारे कंट्री में जीडीपी बढ़ा क्या? हाँ बढ़ा, 100 से 150 हो गया, जीडीपी बढ़ा, बढ़िया। पर सामने अब पॉपुलेशन कितना बढ़ा वो भी तो देखो, कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है या कम हो रहा है। दैट इज इग्नोर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी। हम आबादी के बारे में सोचते ही नहीं।
नेक्स्ट, विच बिकम्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आपके कंट्री में जो भी जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी तो पूरे कंट्री का एक साथ बढ़ता है, अगर ये जो ग्रोथ हो रही है, जो आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इसे टाटा बिरला अंबानी जी ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या मेरा वेलफेयर बढ़ेगा? क्या नहीं बढ़ेगा। तो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, वो भी इंपॉर्टेंट है, तभी तो वेलफेयर कैलकुलेट हो सकता है। बट हम ये देखते ही नहीं है जीडीपी कैलकुलेट करते हुए, हम सिर्फ देखते हैं कि हमारे कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है डज नॉट मैटर। सो द जीडीपी ऑफ द कंट्री इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली, that is higher proportion of the GDP goes to the rich and less to the poor. It does affect the welfare but is never considered while calculating GDP. चेंज इन प्राइस ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, कई बार जीडीपी सिर्फ प्राइस की वजह से बढ़ सकता है, आउटपुट की वजह से नहीं बढ़ेगा। बट अगर मैं नॉमिनल जीडीपी ऐसे कैलकुलेट करूं तो मेरा जीडीपी तो बढ़ा हुआ दिखाई देगा, पर क्या लोगों का वेलफेयर बढ़ेगा? क्या नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो उनकी इनकम नहीं बढ़ेगी, सिर्फ महंगाई बढ़ेगी। तो change in price is also one of the reasons why GDP and welfare does not go together. When there is an increase in the GDP of the country due to rise in the price, such growth is considered meaningless as there is no welfare created in the economy. And the last one is composition of GDP, कि GDP जो बन रहा है वो कौन सा गुड्स कंपोज कर रहा है। आपके कंट्री में रोटी कपड़ा मकान नहीं है, लोगों को बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिल रही है, बट लूची बोल रहा हूँ, गुची, अरमानी, लुई विटॉन, ये सब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो आपकी कंट्री का जीडीपी तो बढ़ेगा, पर क्या लोगों का वेलफेयर बढ़ रहा है? क्या नहीं। सो ऑटोमेटिकली अगर आप लग्जरियस गुड्स बना रहे हो, सुप्रीम आइटम गुड्स बना रहे हो एंड लोगों के बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, तो जीडीपी तो ग्रोथ दिखाएगा पर लोगों का वेलफेयर इंप्रूव नहीं होगा। So higher GDP will promote welfare only if it increase the output of mass consumption and of essential goods. It leads to increase in the output of unessential goods. It won't affect the welfare of the economy. तो हमने जीडीपी एंड डिफ्लेटर, पहले हमने पढ़ा जीडीपी दो तरीके के होते हैं, एक नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में आप प्राइस भी नया लेते हो और आउटपुट भी नया लेते हो, जबकि रियल जीडीपी में आप प्राइस बेस ईयर का लेते हो, आउटपुट करंट ईयर का लेते हो। रियल जीडीपी बेटर इंडिकेटर है क्योंकि उसमें प्रोडक्शन कितना चेंज हो रहा है वही पता चलता है, कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट, तो वो लास्ट ईयर से कंपेयर करने में या दूसरे कंट्री से कंपेयर करने में भी हेल्प करता है। फिर जीडीपी और वेलफेयर सेम है क्या? नहीं, हमने उसके 6 रीजंस पढ़े, जिसके शॉर्ट फॉर्म हमने पढ़ा नर्ड सी स्क्वायर। ऑलराइट, एन स्टैंड्स फॉर नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ऑलराइट, एन स्टैंड्स फॉर नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ई स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नलिटीज, R stands for rate of population growth, D stands for distribution of GDP कि अंबानी टाटा बिरला के पास ये जा रहा है या हमारे पास भी आ रहा है, change in price and composition of GDP, कोई कौन सा गुड्स कंपोज कर रहा है इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये पूरा हमने किया नेशनल इनकम विच इज यूनिट 1, 100% ऑफ 10 to 12 मार्क्स। आई होप जल्दी जल्दी हो गया होगा, समझ भी आया होगा, हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर किए जितना मैक्सिमम हो सकता था। We started with circular flow of income, जहाँ पे हमने basic concepts किया. We shifted to the basic concepts in where we did with various types of goods and factor income and transfer income. Cut to हम shift हुए national income aggregates में, जहाँ पे हमने gross से net में जाना और net से gross में आना, NFIA का component, depreciation का component, net indirect tax का component किया, फिर हमने इसके कुछ numericals किए, फिर हमने national income के तीनों method किया of calculating national income, which was value added method, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। उसके बाद हमने थियोरी भी किया अबाउट जीडीपी विच वाज ऑफ 2 टाइप्स, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, एंड देन वी डिड विद व्हाई जीडीपी इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। ये सारे कॉन्सेप्ट मिला के पक्का बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा वेटेज दिखेगा। आई होप द लेक्चर इज बेनिफिशियल टू यू। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डूइंग मोर क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट फॉर यू। टिल देन हम और वीडियोस के साथ मिलेंगे और वन शॉट्स के साथ मिलेंगे ताकि आपका क्विक रिकैप इजीली हो जाए और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली हो। ऑलराइट, टिल देन टेक केयर एंड पैक अप।